गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल में 17 देशों के साथ साथ कई देशों के पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में कुएं में गिरे हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लिया। झारखंड के गुमला में हाथियों के एक झुंड ने 50 वर्षीय एक महिला पर हमला कर दिया। हाथियों के हमले में महिला की मौत हो गई है। कोलकाता में एक शख्स ने अपनी पत्नी की याद में सिलिकॉन की मूर्ति बना दी। तापस नाम के शख्स की पत्नी इंद्राणी की कोरोना से मौत हो गई थी। पुजारियों और तपस्वियों पर बयान देकर राहुल गांधी घिर गए हैं। जम्मू कश्मीर में संत समाज ने राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में होटल गिराने के विरोध में आज भी लोग धरने पर बैठे रहे। होटल मालिक और स्थानीय लोग डिमोलिशन से पहले संपत्ति का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच बैठक भी हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल सका। दरअसल स्थानीय लोग बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मार्केट रेट पर मुआवजा दिए जाने पर जोर दे रहा है। वहाँ मीटिंग लेने वाले थे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, तो उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते, तो हमने बोला हम भी नहीं हो सकते। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमको क्लियर कट रेट नहीं बता रहे, हमको बेवकूफ बना रहे, हमारे ये रिश्तेदार को परेशान कर रहे, हमको परेशान कर रहे, हमको मारना चाहते वो बस। दरअसल मीटिंग का मुख्य एजेंडा असुरक्षित मकानों को गिराने पर सहमति बनाना था। मीटिंग के बाद चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा कि प्रशासन और स्थानीय लोगों में सकारात्मक चर्चा हुई और जल्द से जल्द सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों की मांग के मुताबिक पुनर्वास पैकेज तैयार किया जा सके। तमाम लोगों ने तमाम तरीके की बातें रखी हैं, तो उस पर एक पॉजिटिव और सकारात्मक चर्चा हुई है और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम एक कंसेंसस पर पहुंच पाएं कि जो रिहेबिलिटेशन पैकेज है उस पर हम पहुंच पाएं। इस दौरान उन्होंने 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत का भी ऐलान किया। इंटरिम मेजर में हम 50,000 रुपीज़ उनको दे रहे हैं, जो उनकी शिफ्टिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको बियर करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों को सामान ले जाना, कहीं वो जाना चाह रहे हैं उसके लिए गाड़ी हायर करना, एक वो है। और एक 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, अगेन वो भी इंटरिम मेजर है। डीएम ने साफ किया कि ये अंतरिम राहत है, फाइनल नहीं। मीटिंग में प्रशासन की तरफ से ये भी भरोसा दिया गया कि फिलहाल सिर्फ 2 होटलों को गिराया जाएगा। चमोली के डीएम ने कहा कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की टीम ने 2 होटलों को असुरक्षित ठहराया है और आसपास के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इन्हें गिराने की सिफारिश की है। अभी ये सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स हैं। आज की मीटिंग में कुछ लोगों ने हमें बताया कि उनका स्ट्रक्चर भी अनसेफ है, जिसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। उसको भी हम CBRI से वेट कराएंगे और उसके बाद ही उसकी डिसमेंटलिंग है हम एक सेफ और साइंटिफिक तरीके से कराएंगे। और कोई भवन अभी नहीं गिराया जा रहा अभी एज ऑफ नाउ नहीं। इस दौरान डीएम ने उम्मीद जताई कि जल्द ही हालात स्टेबल हो जाएंगे और स्थानीय लोगों की चिंता दूर होगी। स्थिति डायनामिक है, जैसे हम भी होप कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो, ताकि लोकल लोग हैं वो उनको हम रिहेबिलिटेशन है या फिर जो भी रीसेटलमेंट हमें करना है उसको हम सेफली कर पाएं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी सेफ फील कर पाएं। और जोशीमठ संकट पर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जोशीमठ संकट पर सीएम धामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को 1.5 लाख की फौरी राहत दी जाएगी और सरकार जोशीमठ को लेकर संवेदनशील है। लोगों तक राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे भी लोगों के लिए सरकार की तरफ से मदद जारी रहेगी। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है, जिससे कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो उनके ऊपर बर्डन आ गया है, आना जाना पड़ रहा है, अपने को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसका इंतजाम करें। दरअसल जोशीमठ में जमीन खिसकने का पहला असर मारवाड़ी वार्ड की जेपी कॉलोनी में दिखा था। करीब 10 दिन पहले इस कॉलोनी में पानी की एक धारा निकलने लगी थी और कई मकानों में दरार आ गई थी, जिसके बाद जोशीमठ के कई इलाकों में जमीन और मकान में दरार की तस्वीरें सामने आने लगी थी। आज जी मीडिया की टीम इसी जेपी कॉलोनी में पहुंची। ये देखिए, पूरी दीवार ये कब गिर जाए किसी को नहीं पता है। दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऊपर आपको जॉइंट दिखाता हूँ, दोनों जॉइंट एक दूसरे से छूट गए हैं।
जेपी कॉलोनी के इसी हिस्से के नीचे पानी की धारा निकली थी, जो अब तक रहस्य बनी हुई है। पूरी फर्श यहाँ पर नीचे दब गई है, इसका एक हिस्सा है और इसके नीचे से ही वो पानी की धारा निकल रही है, जिसको लेकर पूरा जोशीमठ चिंतित है। वैज्ञानिक एक्सपर्ट टीम अब तक जान नहीं पाई है कि पानी की धारा कहां से आ रही है। और फिलहाल खतरे को देखते हुए इस इमारत को खाली करा लिया गया है। इमारत की दीवारों के साथ फर्श पर भी दरारें आ गई हैं और खतरा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और इमारत कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। इधर भी पूरी दीवार पर दरार है, कब ये टूट के गिर जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तस्वीरें यह बताने के लिए काफी हैं कि जोशीमठ के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। जेपी कॉलोनी का ऑडिटोरियम भी धंस चुका है और दीवारें टूटकर गिरने लगी हैं। जेपी कॉलोनी का ऑडिटोरियम हॉल है, जहां पर इसकी पूरी खिड़कियां दरक चुकी हैं, दीवारें नीचे आ चुकी हैं, फर्श का यह हिस्सा नीचे जा चुका है। इसके आगे हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए इस पूरी दीवार पर खिड़कियां कब ये नीचे गिर जाएं, दीवारें टूट गई हैं, टाइल्स टूट चुकी हैं और ये सब कुछ यहां पर दरार होने की वजह से हो रहा है। दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में जमीन खिसकने के बाद एहतियातन सभी निर्माण कामों पर रोक लगी है। फिर भी जोशीमठ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर सड़क को चौड़ा करने का काम होता दिखा। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ी बड़ी मशीनें पहाड़ का सीना चीरती हुई दिखाई दी। जोशीमठ में बिगड़ते हालात के बाद भी ये काम दिन रात चल रहा है। ये ऑल वेदर रोड का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये जगह जोशीमठ से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये मशीनें पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने का काम कर रही हैं। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने दावा किया कि सड़क प्रोजेक्ट के निर्माण कामों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। चारधाम जो यात्रा है इसके लिए कटिंग चल रही है, डबल कटिंग NH नेशनल हाईवे में है, तो इसलिए इसकी कटिंग चल रही है। जाके ट्रैफिक का इसका काम रोकने का आदेश नहीं आया आपके पास? अभी तक तो आदेश कोई नहीं आया। जब आदेश आएगा तो काम बंद हो जाएगा। दरअसल ये काम चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत चल रहा है और इसे BRO करा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस काम के कारण उनके मकानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उनमें कभी भी दरारें आ सकती हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है सड़क में, हमारी मकानें ऐसी हिल रही है, कभी भी दरार जा सकती है। हमारा बहुत नुकसान होगा इसमें। स्थानीय लोगों के मुताबिक जोशीमठ में बिगड़े हालात के बाद अब काम रात में ज्यादा हो रहा है। इस कारण उनकी रातों की नींद उड़ गई है। चैन वाली मशीनें चलती है, ऐसा लगता है कि हम अभी नीचे दब जाते, मतलब जमीन के नीचे समा जाते हैं। ऐसा हिलता हमारे मकान है। ये काम ज्यादा रात को करते, दिन को कम कर रहे हैं लोग। अच्छा, जब से मतलब जोशीमठ ऐसा हुआ, ये काम रात को चालू ज्यादा है। वहीं RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व के मायने बताए और कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने मुसलमानों से साथ चलने और आगे बढ़ने की अपील की और कहा कि मुसलमानों को श्रेष्ठता बोध को लेकर बड़बोला बयान छोड़ना चाहिए। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जन्य को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि करीब 1000 वर्षों से हिंदू समाज जिस लड़ाई से गुजरा है वो खत्म नहीं हुआ है। हिंदू समाज लगभग 1000 वर्षों से एक युद्ध में है और एक लड़ाई के प्रति हिंदू समाज को आगाह किया है। उसमें वो अभी जागरूक नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं है, वो लड़ाई अंदर से है। RSS प्रमुख ने हिंदू भावना को भुलाने को देश विभाजन की वजह बताया और दावा किया कि अभी भी हिंदू समाज पूरी तरह जागरूक नहीं हुआ है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही है। बाहर से आक्रमण हो रहे हैं। अब विदेशी नहीं है, विदेशी प्रभाव है और विदेश से होने वाले षड्यंत्र है। दरअसल मोहन भागवत ने जाति के नाम पर हो रहे भेदभाव को खत्म करने की तुलना दूसरी लड़ाई से की। उन्होंने हिंदुत्व का मतलब सबको अपना मानना बताया। RSS प्रमुख ने भारत में ना तो मुसलमानों को डरने की जरूरत बताई और ना ही इस्लाम को किसी तरह का भय बताया। लेकिन मोहन भागवत के बयान पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की वैसी ही प्रतिक्रिया आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवैसी ने ट्वीट किया, मोहन कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी को भले ही भागवत की बातें नागवार गुजरी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उनके बयान का स्वागत किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान स्वागत योग्य है
और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मोहन भागवत के बयान से सहमति जताते हुए शिवसेना ने बीजेपी को इससे सीख लेने की नसीहत दी। हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने एक बात सामने रखी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। एक दिन पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची, जहां यात्रा फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद शुरू हुई। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए जाते वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी लाल रंग की पगड़ी में नजर आए। गुरुद्वारा से निकलने के बाद यात्रा आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी आ गई। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का मकसद बेरोजगारी, महंगाई के साथ ही नफरत और हिंसा को बताया। जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, नफरत, हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों को ये यात्रा उठाए। राहुल गांधी अपनी यात्रा की राह में आने वाले मंदिरों के अलावा गुरुद्वारा और मस्जिदों के साथ ही रौजा शरीफ का दौरा कर खास संदेश देने की कोशिश करते दिखे। लेकिन जिस जगह पर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को इस्लाम नहीं स्वीकार करने की वजह से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, वहां बीजेपी पर नफरत की राजनीति का आरोप लगा तो पार्टी तिलमिला पड़ी। फिर तो बीजेपी ने यात्रा के दौरान बीते दिनों हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल के विवादित बोलों पर हल्ला बोल दिया। अब दिमाग में अखंड ठंड बैठ गई है। लगता है कि ये कोई इटालियन संस्करण पढ़ लिया है महाभारत का। क्योंकि यात्रा के दौरान राहुल के निशाने पर बीजेपी के साथ ही आरएसएस भी रहा और राहुल ने पुजारी बनाम तपस्वी का नया विवाद भी छेड़ा, इसलिए इन मुद्दों पर भी राहुल की आलोचना शुरू हो गई। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ। चीन और पाकिस्तान की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा चाक चौबंद रखने की रफ्तार तेज कर दी है। रक्षा क्षेत्र में हथियारों की खरीद से जुड़े फैसले लेने वाली DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हथियारों की खरीदारी से जुड़े एक बड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। DAC ने 4,276 करोड़ रुपए के 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें से 2 सौदे आर्मी और 1 नौसेना के लिए है। इन सौदों के तहत भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हथियार खरीदे जाएंगे। सेना के लिए हेलेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदी जाएंगी। साथ ही एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर लगाए जाने वाले लॉन्चर और दूसरे उपकरण भी खरीदे जाएंगे। DAC ने विशोराड मिसाइल सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके शिवालिक क्लास के युद्धपोत पर तैनात करने के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिल गई है। बिहार में जातिगत जनगणना पर मचे सियासी घमासान पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे से लोगों को फायदा होगा। दिल्ली में नई शराब पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने सीएम केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताते हुए भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। बिहार के बांका में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 35 पेटी शराब के साथ एक गाड़ी को जब्त कर लिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री ने खुले में पेशाब किया। दूसरे यात्रियों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कश्मीर घाटी में मौसम ने करवट ली है। गुलमर्ग सहित कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई तो कई जगह बारिश भी हुई। इसकी वजह से घाटी में तापमान और गिर गया और होटलों के बाहर खड़ी कारों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। गुलमर्ग के तंगमर्ग में तो 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई। बर्फबारी से टूरिस्ट के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बर्फबारी को एंजॉय किया। जिस तरह से गाड़ी के ऊपर जिस तरह से ये बर्फ पूरी तरह से वो जम गई है, इस तरह से लगातार अगर हम गाड़ी के अलग अलग हिस्सों की बात करें, लगातार घाटी में शदीद सर्दी के बाद आज सुबह से मौसम का मिजाज बदलाव हुआ है और बर्फबारी शुरू हुई है।
वहीं कश्मीर घाटी के टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। गांदरबल और श्रीनगर में बुधवार को बारिश भी हुई। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भी ताज़ा बर्फबारी हुई। साथ ही कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नत्था टॉप और पटनी टॉप पर भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों की मन मांगी मुराद पूरी हो गई। यहाँ आए नए पर्यटक ताज़ा बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भी अच्छी बर्फबारी हुई। यहाँ हीरापोरा, चोटीपोरा, मुगल रोड में हल्की से भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी से स्थानीय लोग काफी खुश हैं, क्योंकि बागवानी के लिए बर्फबारी अच्छी होती है। ये जो बर्फबारी हमारी बागायत के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो हमें रोड ये मशीन नहीं आती है इधर। हालांकि लोगों को डर है कि अगर ज्यादा बर्फबारी हुई तो रास्ते बर्फ से जाम हो जाएंगे। इसलिए शोपियां में कई जगहों पर लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, ताकि वक्त पर इमरजेंसी सेवाएं दी जा सकें। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक की वजह से ताज़ा बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में लगातार रुक रुक कर बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से रोहतांग में अटल टनल की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्फ का ढेर लग गया। लेकिन इस खराब मौसम में भी पर्यटकों का जोश कम नहीं हुआ। अटल टनल के सामने पर्यटकों ने मोबाइल से तस्वीरें और सेल्फी ली। रोहतांग में अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के इलाकों में हिमपात हो रहा है। इस दौरान बर्फीली हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी आवाज कैमरे में भी काफी ऊंची सुनाई दे रही थी। बर्फबारी होने से टनल की तरफ वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। सिर्फ इमरजेंसी में 4 व्हीलर्स को ही आने जाने की इजाजत दी गई है। मौसम विभाग ने 14 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं केरल का भी एक इलाका ऐसा है जहां भीषण ठंड पड़ रही है। केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार में शीतलहर चल रही है और तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया है, जिसके बाद पत्तियों और घास पर बर्फ की पतली परत जम गई। मुन्नार के पूरे इलाके में पेड़ पौधों पर बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई। पत्तियों पर बर्फ की परत हीरों के माफिक चमक रही थी। मुन्नार में पत्तों और घास पर बर्फ की परत जमना पहली घटना नहीं है। ऐसा हर साल सर्दियों में होता है, जब तापमान 0 से नीचे गिर जाता है। मुन्नार को दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है। मुन्नार केरल के खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है और यहाँ देश भर से पर्यटक आते हैं। भारतीय सेना ने अपनी ताकत का एक और नमूना पेश किया। सेना ने ओडिशा के तट से बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 के अपग्रेडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान और चीन में खलबली मच गई होगी, क्योंकि इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। इसे सतह से सतह तक मार किया जा सकता है। पृथ्वी 2 स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल भारत की उन्नत मिसाइल श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। इस श्रृंखला में पहले से ही पृथ्वी 1, पृथ्वी 3 और धनुष मिसाइल शामिल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने 10 साल के बच्चे की कामयाब डेंटल सर्जरी की। बच्चे के मुंह में काफी तकलीफ थी। उसे जिस तरह की सर्जरी की जरूरत थी, उसके माणिक साहा एक्सपर्ट हैं। इसलिए त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री माणिक साहा से संपर्क किया, उनसे सलाह ली। बच्चे के मुंह में एक सिस्ट होने की वजह से वो तकलीफ में था और खाना नहीं खा पा रहा था। माणिक साहा त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में डेंटिस्ट और प्रोफेसर रहे हैं और ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं। माणिक साहा ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच खुद सर्जरी करने की ठानी। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर पहुंच गए। करीब आधे से 1 घंटे तक सर्जरी चली। सर्जरी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर साहा ने कहा कि मैं अपने मेडिकल कॉलेज में लंबा ब्रेक लेने के बाद एक बहादुर बच्चे की सर्जरी करने के बाद खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने पेशे से खुद को कभी दूर नहीं किया। 2023 की शुरुआत होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने 2024 के लिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जेडीयू नेताओं ने नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए उछालना शुरू कर दिया है, जिसका ऐलान करने के लिए जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह खुद सामने आए और कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने के लिए जरूरी हर गुण है। हम सब लोगों ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए, वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है।
जेडीयू ने पीएम पद की दावेदारी ठोकी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ललन सिंह नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए कभी ललन सिंह जी बोलते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं, और इसके अलावा इन लोगों के पास कोई स्टॉक है नहीं। वहीं कांग्रेस ने अपना ही राग अलापते हुए कहा कि उनकी पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी को पीएम पद का दावेदार नहीं मानती है। हमारे तो एकमात्र कैंडिडेट है आदरणीय राहुल गांधी जी, और उनके अलावा हम लोग किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखते हैं। बिहार में जेडीयू के साथ सरकार चला रही आरजेडी ने भी नीतीश की दावेदारी का समर्थन किया। ये हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूरी बिहार की आवाम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चीन से युद्ध के खतरे की आशंका के बीच ताइवान ने सैन्य अभ्यास किया। ताइवान की एयरफोर्स ने सैन्य अभ्यास में अपनी क्षमताओं को दिखाया। सैन्य अभ्यास में सेना के टैंकों, रॉकेट ट्रकों और हेलीकॉप्टरों ने प्रदर्शन किया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज गिलमार मेंडेस ने दंगों से हुए नुकसान का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को देखकर वो भावुक हो गए। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने नई सरकार के विरोध में तोड़फोड़ की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन पर एक हमलावर ने चाकू से 6 लोगों पर हमला कर दिया। हमले के बाद पुलिस ने हमलावर को कई गोली मारी, जिसमें वो घायल हो गया। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रहे चीन की सैटेलाइट तस्वीरों ने पोल खोल दी है। चीन से आई सैटेलाइट तस्वीरों में शमशान और कब्रिस्तान में भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ कार पार्किंग के लिए भी जगह नहीं है। अमेरिका के इंडियानापोलिस से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक बिल्डिंग में आग लगने से 4 बच्चों सहित 5 लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ गया। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से आक्रामक हो गई। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने यूक्रेनी शहर सोलेदार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस का दावा है कि सोलेदार पर कब्जा पिछली गर्मियों के बाद मॉस्को की पहली बड़ी कामयाबी है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने वैगनर लड़ाकों से घिरे अपनी एक तस्वीर भी जारी की। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर सोलेदार की नमक खदानों में से एक है। Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Солидарі, все одно результатом цієї важкої тривалої битви. हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सोलेदार का अधिकांश हिस्सा पहले से ही रूसी नियंत्रण में है। लड़ाई का हिस्सा 200 किलोमीटर लंबी नमक खदान की सुरंगों को लेकर है, जो सोलेदार के नीचे चलती हैं। रूस और यूक्रेन को इस बात की चिंता है कि युद्ध में इन सुरंगों का इस्तेमाल एक दूसरे की सीमा में घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। अब आपको ये बताते हैं कि जिस वैगनर ग्रुप ने कथित रूप से यूक्रेन के सोलेदार शहर पर कब्जा किया, वो क्या है, कैसे ऑपरेट करता है और कितना घातक है। वैगनर ग्रुप में भाड़े के सैनिक काम करते हैं जो पैसे लेकर दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ते हैं। सेना की इस टुकड़ी को अक्सर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी सेना कहा जाता है। वैगनर ग्रुप को अमेरिकी सैन्य अधिकारी एक खूंखार सैन्य संगठन बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के वैगनर समूह के 400 से अधिक भाड़े के सैनिकों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए कीव भी भेजा गया था। पुतिन अपनी इस प्राइवेट आर्मी का यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर दहशत पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। एक बार फिर यूक्रेन की ओर से जवाबी हमले किए गए और यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से हमला कर रूस के हथियार रखने के अड्डे को तबाह कर दिया, जबकि रूस के K-52 अटैक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया, जिसका मलबा जमीन पर पड़ा दिखा। यही नहीं, बाखमुत में तो यूक्रेन की सेना ने रूस के कई टैंक तबाह कर डाले। हालांकि इससे बौखलाए रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सीधे तौर पर तो नहीं बल्कि अपरोक्ष रूप में एटमी हमले की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिनों का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो गया। इसमें शामिल होने के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में देश विदेश के कई निवेशक पहुंचे, जिनके स्वागत की भव्य तैयारी दिखी। और 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए पहुंचे मेहमानों का स्वागत ढोल नगाड़ों से हुआ। समिट के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारतीय परंपरा के मुताबिक पौधारोपण करते दिखे। समिट का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी रहे, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समिट को संबोधित किया और अपने ही अंदाज में मध्य प्रदेश की खासियत गिनाई। आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है,
पीएम मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की मजबूती से बढ़ते कदम का उल्लेख किया और बताया कि दुनिया के खराब हालात के बावजूद भारत की बेहतर स्थिति और क्षमता को विश्व बैंक भी मान देता है। इसी अंदाज में मुख्यमंत्री शिवराज ने भी शक्तिशाली भारत के उभरने का दावा किया। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन